एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। हम अभी स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कि यूनिट सेल, हम यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ में ही हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये सभी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और आई होप आप सभी ने ये वीडियोस ध्यान से देखे हुए। तो अभी आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का ही एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक, और वो है पैकिंग इफिशियंसी। सो स्टूडेंट, यहां पर हमें यह देखना है कि पैकिंग इफिशियंसी मींस होता क्या है, राइट? अब पैकिंग इफिशियंसी अगर हम देख रहे हैं तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखे हैं। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में किस तरीके से पैकिंग इफिशियंसी वर्क करती है और हम पैकिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज के हम क्लास में स्टडी करने वाले। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है कि जैसे आप मान के चलो कि एक क्यूबिकल बॉक्स है और क्यूबिकल बॉक्स में आपने एक छोटा सा क्यूबिकल बॉक्स है और उस क्यूबिक बॉक्स में आपने 4 बॉल्स जो है कॉर्नर्स पे रख दिए। सबसे पहले नीचे 4 बॉल्स रखे, उसके ऊपर भी 4 बॉल्स रख दिए हैं। अब क्या होगा, बॉल तो स्पेरिकल इन नेचर होता है, तो क्या हुआ, उस क्यूब में काफी सारी स्पेस वहां पर बच गई है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि वहां पर गैप्स बचे हुए हैं। तो ये जो गैप्स बचे हुए रहते हैं और अनऑक्युपाइड स्पेस रहते हैं, इसी को कहा जाता है पैकिंग इफिशियंसी। सो पैकिंग इफिशियंसी की हम डेफिनेशन की बात करें या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर हम याद रखने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस, क्या कहेंगे हम, पैकिंग इफिशियंसी मीन्स व्हाट, पैकिंग इफिशियंसी इट मीन्स नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस और अनऑक्युपाइड स्पेस। जो अगर ये हमारे पास में इस तरीके से कोई, देखो यहां पर मैं एक क्यूब बना लेती हूं, तो इस क्यूब में अगर यहां पर कोई एटम रखा हुआ है, यहां पर कोई एटम रखा हुआ है, देखो इसके बीच वाला मैं हटा देती हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, ये इस तरीके से, और यहां पर कोई एटम रखा हुआ है, इस तरीके से यहां पर कोई एटम रखा हुआ है, ठीक है। देखो यहां पर इस तरीके से हम एटम्स रख सकते हैं। तो इन एटम्स को रखने के बाद में ये जो अनऑक्युपाइड स्पेस है उसी को हम कहेंगे पैकिंग इफिशियंसी। और पैकिंग इफिशियंसी जो हम स्टडी करने वाले हैं ये हम सीसीपी अरेंजमेंट में स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे? सीसीपी अरेंजमेंट में। सीसीपी अरेंजमेंट मींस व्हाट? सीसीपी इट मींस क्लोज क्यूबिक पैकिंग। क्लोज क्यूबिक पैकिंग अरेंजमेंट में हम स्टडी करेंगे, और क्लोज क्यूबिक पैकिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप्स जो है हमें स्टडी करना है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और नेक्स्ट जो रहेगा वो होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और साथ में ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो यहां पर लिख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है हम यहां पर स्टडी करेंगे। क्या है ये? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल समझने के लिए यहां पर मैं उसके डायग्राम भी ड्रॉ कर लेती हूं। देखो ये इस तरीके से मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूं। एक आपको इस तरीके से ऐसे क्यूब बनाना है, और ये जब आप, हाँ ये क्यूब बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो जब ये क्यूब बन गया है और इस क्यूब में हमने क्या कहा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और सभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स जो रहते हैं वो एटम्स रहते हैं एट द कॉर्नर। तो एक कॉर्नर पे ये एटम रहेगा, दूसरी कॉर्नर पे मैं कहूंगी ये एटम रहेगा। इस तरीके से मैं इसके अंदर का ये स्पेस जो है हटा देती हूँ ताकि हमें उसको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से। देखो अब ये क्या हुआ, ये 2 एटम एक दूसरे के साथ में कॉर्नर पे इस तरीके से अटैच्ड रह सकते हैं। अब देखो ये हुआ इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ। यहां से यहां तक मैं इसको कहूंगी R, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ये भी क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। हम इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? ये है, ये इस पॉइंट को हमने कहा A,
और इस पॉइंट को जो ये क्यूब के अंदर था ये पॉइंट हुआ है बी। तो देखो हम पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल जो है, इस क्यूबिक यूनिट सेल में हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि आर होता क्या है। आर क्या कहा हमने, आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस ऑफ द एटम, और एटॉमिक रेडियस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे डी। डी मीन्स क्या होता है, नेबरिंग डिस्टेंस। डी मीन्स क्या हुआ, नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस भी आप कह सकते हो उसको, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इट मीन्स ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ में कितने डिस्टेंस पे अटैच्ड है, और इसको डिनोट किया जाता है डी से। तो डी देखो कितना होगा, डी इट इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी, क्योंकि ए बी के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ए बी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 2r। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या किया हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा, हमने इनका नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकाला, और हमने कहा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इट मींस अ वैल्यू ऑफ ए बी। अब चलो, अब हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, और पैकिंग एबिलिटी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। अब जब आप ये इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। तो यहां पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए क्यूब होगा। क्लियर है ये सभी को। ए क्यूब का क्यों कहा मैंने, ये ए मीन्स यहां से यहां तक हुआ, ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ये हुआ ए। ए स्टैंड्स फॉर एज लेंथ, ये क्या है, एज लेंथ है। तो इन सब का अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो मैं लिखूंगी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ए क्यूब में ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू मतलब 2r हो गई है, तो मैं यहां लिखूंगी 2r क्यूब, और यहां पर आ जाएगा 8r क्यूब। ठीक है, अब हम सेकेंड निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्योंकि एटम्स क्या है, सभी एटम्स जो है वो स्फीयर के शेप में, इसलिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हम कैसे निकाल सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, यहां पर मैं ऐसे लिख लेती हूँ, पाई r क्यूब से हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पर, स्टूडेंट ध्यान दो और डायग्राम के साथ में ही इसको समझते चलो कि हमें क्या कैलकुलेट करना है और किस तरीके से हम उसके परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम परसेंटेज कैसे करेंगे, या तो मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस। तो और मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, अब पैकिंग इफिशियंसी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या लिखा हमने, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। सो देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या है हमारा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है, 8r क्यूब। ठीक है, यहां पर एक r इस तरीके से लिखते हैं 8r क्यूब। और स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे इजी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। सभी वैल्यूज पुट करिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूं, और चलिए जल्दी से इसकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए इसको। और जब आप इसको आंसर निकाल लोगे तब आपको पता चलता है, राइट, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हमने कहा, और हम ये क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। और इसीलिए आप यहाँ पर, यहीं पर हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, इनटू 100। सो स्टूडेंट इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते समय 4/3, ये r क्यूब को हटा देते हैं, ये 8 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर जब ये ऊपर चला जाए ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 1/8 हो जाएगा, 1/8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3.14 इंटू 100। ये 100 भी है यहाँ पर, देखो 100 भी लिखना है, यहाँ पर 100 लिखना भूलना नहीं है, 100। ठीक है, या फिर इसको और क्लियरली थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 100 हो गया, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते 4/3 इंटू 1/8,
आर क्यूब कैंसिल, सो यहाँ पर आ जाएगा पाई, पाई की वैल्यू आप 22.7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलता है कि ये आंसर जो आ रहा है ये है 52.4%। कितना आ रहा है ये? 52.4%। सो 52.4 जो है ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी। एग्जाम में क्या होता है, आपको जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब आपसे ये पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी क्या है, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। ये डी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये डी की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, वैल्यू ऑफ डी एंड पैकिंग इफिशिएंसी, आई होप आप सभी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए समझ में आ गई है। तो चलो अभी हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है, इसका पहले हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए। और ये डायग्राम से हमें ये भी पता चलेगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स पर यूनिट सेल रहते हैं। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सेंटर्ड में 4 एटम्स पर क्यूबिक यूनिट सेल रहते हैं। देखो इस तरीके से क्या रहते हैं, सभी एटम्स कॉर्नर्स पे रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। और साथ में ही क्या रहते हैं, सभी फेसेस पे, जैसे ये एक फेस हुआ, ये सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, और ये क्या हुआ है, सिक्स्थ, ये वाला फ्रंट वाला हुआ। ठीक है, अब यहां पर स्पेसिफिकली मैं कौन सा कोई भी एक फेस लेकर हम उसकी पैकिंग इफिशियंसी जो है वो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो पैकिंग इफिशियंसी जो स्टार्ट हो रही है वो किस तरीके से होगी। देखो यहां पर क्या है, ये फेस इस तरह, ये वाला फेस वाला लिया हमने, तो ये देखो फेस पे क्या होगा, यहां पर एक एटम है, एक एटम यहां पर है और एक एटम यहां पर है। तो इन्हीं को हम ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप इसको नेम दे दे चाहे तो, ए, यहां पर मैं लिख देती हूं बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये ए, बी और सी हो गया है। तो देखो यहां पर ये एक हो गया, यहां पर ये क्या है, इसी से अटैच्ड ये दूसरा है जो इस फेस पे है, और ये तीसरा, ये देखो ये तीसरा, और इन तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है ए, और ये हो गया है सी, और यहां पर कहीं आएगा बी। देखो ये इस तरीके से हमने इसको ट्रायंगल के शेप में कर लिया है। अब इसके जब देखो, जैसे हमें अच्छे से क्लियरली पता है ये क्या होता है, एक आर है। ठीक है, ये एक आर है क्योंकि इसका रेडियस है ये, यहां पर देन आर, और ये इसका आर। ठीक है, सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, वैल्यू ऑफ ए, और फिर हम इसकी पैकिंग इफिशियंसी देखते हैं। चलो अब फेस सेंटर्ड में जैसे ये 3 एटम्स एक साथ है, तो हम सबसे पहले तो देखते हैं इसकी एज लेंथ क्या होती है। एज लेंथ, अब देखो एज लेंथ की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर ए बी, एज लेंथ की वैल्यू क्या है, ए बी है। ठीक है, और एज लेंथ ए बी है, इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी ए, करेक्ट। ठीक, अब देखो एज लेंथ की वैल्यू ए हो गया, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। और अगर ए क्यूब है तो हम इसमें वैल्यू जो है अभी हम पुट करेंगे और फाइनली आंसर भी इसका निकालेंगे। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं। तो फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। कितने होते हैं, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एक एटम का, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए वन स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए वन स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जैसे हमें पता है कि इसमें 4 एटम हो सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर कितना होगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। ये हमने निकाल लिया है वॉल्यूम ऑफ ए 4 स्फीयर। ओके, नाउ अब हम डायगोनल का निकालते हैं कि डायगोनल कितना है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल कितना है। तो हमने ये कहा लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, कितना है ये, ए सी। और ए सी को कैलकुलेट करो प्रॉपरली, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। ये मैंने कहां से लिया,
मैंने उस डायग्राम से लिया और डायग्राम में देख के मुझे पता चलता है कि ये कितना है 4r। कितना हो जाएगा ये 4r। अब देखो, अब हमने है ना उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हम सीधे सीधे लिखेंगे इन, यहां पर हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या पता चलता है, देखो ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हम यहां लिखेंगे ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। चलो अब इन सब में हम वैल्यूज पुट करते चलते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है 4r, तो मैंने यहाँ 4r स्क्वेयर लिख दिया है। ए बी क्या होता है, एज लेंथ है, क्योंकि बाकी सब तो एज लेंथ ही है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए बी की वैल्यू कितनी होती है ए, तो ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर। फिर इसको सॉल्व करो आप, जब इसको सॉल्व करोगे तब हमें पता चलता है कि ये कितना आ जाएगा 16r स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। ठीक है, फिर हम सिर्फ अगर हम a की वैल्यू निकालना है तो हम ये कह सकते हैं a स्क्वेयर इज इक्वल टू 8r क्यूब। अब देखो इसके बाद वाला पोर्शन में यहां समझाती हूँ, तो कितना आया है a की, यहां पर हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं कि क्या है a की वैल्यू आ गई a स्क्वेयर इज इक्वल टू 8r क्यूब। अब अगर सिर्फ a की वैल्यू निकालना है तो हम कहेंगे अंडर रूट 8 और यहां पर आ जाएगा r। ठीक है, तो ये हो गई है a की वैल्यू, बट अंडर रूट a को ही हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हमने क्या कहा 2 अंडर रूट 2r। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को कि हमने किस तरीके से a की वैल्यू निकाली है। a की वैल्यू हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी a की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली। ठीक, या फिर हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो a इज इक्वल टू कितना कहेंगे हम 2r अंडर रूट 2, या फिर हम सिर्फ r अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ r अगर निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ a अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जा सकता है, देखो क्या निकाल रहे हैं हम अभी, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस जो है इट मींस d। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितना होता है, d होता है। तो ये d इज इक्वल टू इन दोनों एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो होता है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इन दोनों एटम के बीच में। तो इन दोनों एटम के बीच में 2r होता है, अगर 2r है तो 2 इंटू r की वैल्यू क्या है, a अपॉन a अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया और हमें यहां पर आंसर मिला है, वो है d इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 2। ये हमें याद रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग फॉर्मूला हो सकता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आप अपनी अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि पैकिंग इफिशिएंसी किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, उस टाइम में आप जल्दी से इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। फिर हम इसके निकालते हैं पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए कि हमने किस तरीके से वैल्यू निकाली है। यहां पर हमने देखो, हमने ये भी निकाला है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आई है अंडर रूट 8r। ठीक है, चलो अभी देखो यहां पर हमने कुछ कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अभी हम पैकिंग इफिशियंसी इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है, हमने निकाला, चलो आंसर वैल्यूज रखो। वॉल्यूम ऑफ ए 4 स्फीयर कितना था, ये था 16 अपॉन 3 पाई r क्यूब अपॉन ये कितना था a क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, ये हुई। ठीक है, तो इसमें लिखो अंडर रूट 8 और फिर यहां पर आ जाएगा r और यहां पर हो जाएगा
क्यूब। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैंने किस तरीके से इसमें वैल्यू लिखी हुई है? ओके तो चलो अब जब आप इसको एक क्यूब इस तरीके से वैल्यू लिखते हो फिर इसको सॉल्व करेंगे 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये कितना हो जाएगा, क्यूब कैलकुलेट करोगे तो √8 और यहां पर आ जाएगा आर क्यूब। सो आप इसको सभी को वैल्यूज लिखकर कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 74%। तो हमने ये कहा कि इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, कितनी पैकिंग इफिशियंसी होती है, वो पैकिंग इफिशियंसी होती है 74%। आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर हम यहाँ पर अभी इसको कैलकुलेट करने बैठे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बताया है कि 74% जो है इसकी पैकिंग इफिशियंसी है। तो अभी हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी थी और साथ में ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, ये हम अभी स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें जैसे पता है कि कैसे, देखो मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। इस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसको स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखो ये सभी कॉर्नर्स पे एटम्स है और कॉर्नर्स पे एटम्स के साथ में एक एटम रहेगा जो मिडल में रहेगा। ठीक है, अब ये मिडल में होने की वजह से हमने इसको जो है ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ये यहाँ पर हम इसको ना लेते हुए ये ए यहाँ पर आ जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये आ जाएगा डी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसको आसानी हो। ये तो हमने क्या किया, इसको यहाँ ये डी हो गया है, ये सी हो गया और ये हो गया है बी। सो स्टूडेंट इसको समझने के लिए देखो मैं ये डायग्राम जो है ये क्योंकि मिडल में है ये, ठीक है, तो हम ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक एटम, फिर बॉडी सेंटर्ड में दूसरा एटम है डायगोनली प्रेजेंट और ये तीसरा हो गया। ये एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है डी और ये वैल्यू कितनी है बी। ठीक, फिर ये यहां से अटैच्ड है यहां तक के, ये आ गया यहाँ पर सी और ये हो गया है ए और ये इस तरीके से जो है ये अटैच्ड है। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम को इस तरीके से बना लिया है। अब जब आप इसको इस तरीके से बना लेते हो और हमें अच्छे से पता है कि ये कितना डिस्टेंस है, एज लेंथ है, क्योंकि ये तो हमें पहले से पता है कि भाई ये तो क्या है एज लेंथ है, ये ए सी भी क्या है ये भी एज लेंथ है। ठीक है, और ये क्या है इसका डायगोनल है। डायग्राम में ड्रॉ करते समय थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, आप एनसीईआरटी बुक के डायग्राम को अपने आंखों के सामने रख सकते हैं। तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट पैकिंग इफिशियंसी हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, ये हमें पहले से पता है। अब ए की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल नंबर ऑफ atoms per unit cell for body centered cubic cell that is BCC is 2। इसीलिए मैं यहां लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर्स। जब वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 पाई, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, सो 8/3 पाई आर क्यूब। अब हमें निकालना है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। सो स्टूडेंट उस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए और फिर यहां पर ध्यान से देखिए। सो इन ट्रायंगल हमने क्या लिया, बी सी और डी। मैंने देखो ट्रायंगल कौन कौन सा लिया है, बी लिया है, सी लिया है और डी लिया है, और यहां पर ये डायगोनल यहां पर है, इट मींस 90 डिग्री जो है वो यहां पर होगा। सो हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वेयर, हमने क्या कहा, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, कैसे होगा, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, ये तो आ गया। हमने कौन सा थ्योरम यूज किया वो भी हम लिख लेते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब देखो अभी हमने एक दूसरा लिया इन ट्रायंगल
ए बी सी, हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया और हमें पता है कि डायगोनली बी सी आता है, तो इसीलिए बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यू है बी सी की ये रखते हैं इस इक्वेशन में। तो चलो देखो रखो, तो ये कैसे हो जाएगा, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। चलो अब सबकी वैल्यूज रख दो। बी डी कितनी वैल्यूज है, अभी हम देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं बी डी की वैल्यू। ये अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, तो आर 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 और ये आ गया आर, तो ये बी डी की वैल्यू हो गई है 4r स्क्वेयर। डीसी क्या है, डीसी एज लेंथ है, इसीलिए हो जाएगा ए स्क्वेयर, ए बी भी एज लेंथ है और ए सी भी एज लेंथ है। सो फिर इसको सॉल्व करो तो यहां आ जाएगा ये 16r स्क्वेयर इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर। सो इसको अब फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम इसको a की वैल्यू निकाल लेते, तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 16/3r स्क्वेयर। आप इसको फिर कैलकुलेट करो, तो ये इसको मैं यहां कर लेती हूं, देखो फिर कैसे होगा, ये a स्क्वेयर है तो ये a इज इक्वल टू 4/√3r। a इज इक्वल टू क्या आया, 4/√3r, और सिर्फ अगर r की वैल्यू निकालना है आपको तो आप लिखोगे √3/4a। तो ये है हमारी r की वैल्यू और ये हुई हमारी a की वैल्यू। अब देखो जब आप पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करोगे, पैकिंग इफिशियंसी में ये हमें हेल्पफुल रहेगा। तो पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना है, देखो यहीं पर हमने समझा था वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 2 स्फीयर्स है, इसीलिए ये आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है, ए क्यूब, और ए की वैल्यू ये आई है, तो हम लिखेंगे 4/√3r का क्यूब। सो स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि इसका आंसर जो है वो आता है 68%। इसको मैं अभी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है। आपको इन सभी पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यूज जो है वो याद रखना है। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी स्टडी करी है, हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी स्टडी करी है, और बॉडी सेंटर तो सबसे ज्यादा होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। सो आई होप आज का ये वीडियो, आज की इस क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी को इसको रिटन प्रैक्टिस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।